हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं बेटा, पहले बार लेमा को ही रिवाइज कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली क्या है। ए और बी, हमें कोई भी दो इंटीजर हमारे पास क्या बेटा, ए और बी कोई भी दो इंटीजर हैं और दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमें क्या मिलेंगे? दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे क्यू और आर। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में मिलेंगे बेटा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म का होगा। और मैंने कल भी बताया था कि ये किससे रिलेट करता है? हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेट करता है। और जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा आर होगा, वो हमारा 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा और बी से क्या होगा? लेस होगा। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर। सबको पता है बेटा कि इवन इंटीजर क्या होते हैं? वो इंटीजर है जो 2 से क्या होता है? कंप्लीटली डिवाइड होता है। इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा? इवन इंटीजर है 2 की फॉर्म का होगा। और जो हमारा ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा बेटा? वो 2 प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो, हम लेमा का यूज करते हैं कि कैसे कि हमारे पास हम क्या लेके चलते हैं? कोई भी हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब मैं लेमा अप्लाई करता हूं तो वो हमारे किस फॉर्म के होंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो बेटा मेरा r होगा वो 0 और बी के बीच में क्या करेगा बेटा? लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अपनी इस फॉर्म को हमारी इस फॉर्म के साथ क्या करता हूं बेटा? कंपेयर करता हूं। अगर मान लीजिए हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 की फॉर्म का होगा तो इस b की जगह बेटा हमारा क्या आ गया? इस b की जगह बेटा आ गया हमारा क्या? 2 आ गया। b की जगह हमारा 2 आ गया। तो मैं इस फॉर्म को कैसे लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू 2 प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूं। और जो मेरा रिमाइंडर होगा वो किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म का। तो यहां से बेटा हमारा जो आर की क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई हमारे पास? आर की पॉसिबिलिटी हुई बेटा हमारे पास 0 और 1। इससे अलग तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 0 के इक्वल है तो 0 और 2 से लेस है तो 2 से लेस है तो हमारा क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि हमारा अब ये नंबर किस फॉर्म का हो गया? a इज इक्वल टू 2 प्लस 0 और a इज इक्वल टू 2 प्लस 1। अब हमें पता है कि जो इवन इंटीजर होता है, देखो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बताया था कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिवाइड। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बेटा? 0। तो ये तो किस फॉर्म में चला गया? इवन में। और ये बेटा हमारा कौन सा हो गया? ओड। तो यहीं से हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन खत्म। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए और क्वेश्चन के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा हमने अभी भी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन भी किया। तो उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो है। तो उसमें देखते हैं कि क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सारे के सारे उन सब को मतलब कि फैक्टराइज किया जा सकता है किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। They can be factorized as a product of primes and this factorization is a unique। मतलब ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए हमने किसी भी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए हमने 6 को ही फैक्टराइज किया तो उसके 2 ही प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 और 3। तो उसके अलावा उसका और कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए वो हमारी क्या बनेगी? यूनिक फैक्टराइजेशन बनेगी। इसके बाद देखो बेटा, मैंने एक चीज लिखी है, ऑर्डर डज नॉट वेरी, कि मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। किसका ऑर्डर मैटर नहीं करता? कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमने
कैसे भी लिए हैं, आगे लिए हैं पीछे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो इसकी देखते हैं कि हमने 140 को फैक्टराइज किया, मैंने देखा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 70 पे, फिर मैंने देखा कि 70 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 35। यहाँ देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है 7 से, तो हमने इसको कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। तो हमने 140 को किस फॉर्म में लिख लिया, 140 हमारा कैसा नंबर था बेटा, ये हमारा कैसा था, एक कंपोजिट नंबर था। और अब हमने इसको किसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको लिख दिया प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं हम 510 को। यहां मैंने देखा कि मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया 255। अब देखो बेटा 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 सम आ रहा है 12। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम पहले 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद मैंने क्या देखा कि ये बन गए हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो बेटा हम इस प्रकार से किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा इस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर एक कह लो कि एक सिंपल सा रिजल्ट है हमारे पास कि HCF ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास A और B मैंने लिख रखा है बेटा कि A और B आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि A और B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखते हैं बेटा इसी फॉर्मूला को जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है किन्हीं भी दो नंबर्स का, वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखते हैं, उसके लिए मैंने दो नंबर लिए हैं, एक 510 एंड 92। तो सबसे पहले बेटा हम इनका HCF और LCM निकालते हैं। मैंने प्राइम फैक्टर्स कर रखे हैं इनके, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूं। तो देखते हैं 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 एंड 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। मैंने पेयर बना लिया। सबको पता है कि पेयर वाले नंबर कौन से होते हैं बेटा, HCF। तो अब हमें क्या निकालना बेटा, इनका LCM और निकालना है। तो LCM और निकालते हैं इनका। तो मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 2 और इंटू 23। तो बेटा इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 30 टू जा 60 and 17 this and 23। तो बेटा हमारे पास एलसीएम कितना आया 23460। तो 23460 बेटा आ गया हमारे पास एलसीएम। और अब हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए बेटा क्या करेंगे, मैं पहले इन दो नंबर्स की क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन करता हूँ 510 इंटू 92। तो मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ बेटा, तो 92 इंटू 51। तो बेटा अभी हमने मल्टीप्लीकेशन की तो वो आया 46920। और बेटा मैंने अभी HCF और LCM की जो मल्टीप्लीकेशन की तो वो भी बेटा हमारी क्या आई, दोनों सेम आई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि HCF ऑफ 2 नंबर्स into LCM of that numbers will be equal to the product of that numbers. So pause the video to note it down. तो बेटा अब आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कि हमें यहाँ पे बेटा चेक करना है कि जो 6 raised to the power n है वो किसी n की किसी वैल्यू के लिए क्या वो 0 के साथ खत्म होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखते हैं
कि हमें एक बात का पता है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 0 के साथ एंड होगा तो वो पक्का किससे डिविजिबल होगा भाई? तो वो डिविजिबल होगा किससे बेटा? 5 से। तो वो 5 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस 6 के फैक्टर। क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 6 रेज टू दी पावर n? लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भाई। अब मैं करता हूं इसके फैक्टर 2 into 3 रेज टू दी पावर n। तो बेटा यहां देखा मैंने, क्या इसके फैक्टर्स में कहीं 5 आया? 5 तो नहीं आया, नहीं आया। तो ये n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 के साथ एंड नहीं होगा। आई है बात समझ में? बेटा ये सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कैसा नंबर है, ये कि कंपोजिट नंबर है। तो देखो बेटा, हमारे पास नंबर होते हैं दो प्रकार के, एक कंपोजिट और एक प्राइम। कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। और कंपोजिट नंबर बेटा वो होता है जिसका 1 इटसेल्फ और उसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा। तो उसे हम कैसा नंबर कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो मैं अपने इस नंबर को लेके चलता हूं। मैंने अपना नंबर लिया 7 into 11 into 13 और प्लस 13। मैंने देखा कि इन दोनों टर्म्स में से 13 क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है। तो मैंने 13 को कॉमन किया तो मेरे पास आया 7 into 11 और प्लस 1। अब मैंने इसको सोल्व किया 13 into 77 और प्लस 1 78। तो बेटा यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ 13 into इस 78 के मैं फर्दर फैक्टर कर लूंगा। 78 के मैं फर्दर फैक्टर करता हूँ। 78 को फैक्टराइज किया मैंने 2 से 2 से किया, 2 3 जा 2 9 जा, अब 3 से 13 और फिर 13 से 1। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 2 into 3 into 13। तो बेटा इस नंबर के कौन कौन नंबर फैक्टर हो गए? 13 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। मतलब मोर देन 1 फैक्टर्स, एक से ज्यादा। मतलब कि 1 भी है, इटसेल्फ भी है और इससे अलग भी हमारे पास फैक्टर है, 2 है, 3 है और 13 है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो बेटा ये यहाँ तक हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज 1.2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो है, जिसमें है दोबारा से हमें क्या पढ़ना है? इर्रेशनल नंबर्स को। तो देखते हैं बेटा कि इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। कि जो नंबर p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वहां जहां p और q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा, तो उस नंबर को मैं कैसा नंबर कहूंगा बेटा? इर्रेशनल नंबर कहूंगा। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं एक एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ बेटा √2 को। कि देखो डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। कि मैंने क्या कहा कि दोनों नंबर से द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। कि अब आप ये कहोगे कि जी यहाँ तो मैंने नीचे 1 कर दिया, अब नीचे डिनोमिनेटर में मैंने 1 कर दिया, दोनों नंबर तो p by q की फॉर्म में हो गए। हाँ हो गए p by q की फॉर्म में, लेकिन क्या कहा सिर्फ p और q दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारा √2 है ये तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फेल हो गई कि ये p और q ये तो इंटीजर था लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं था। तो इसलिए किस फॉर्म में नहीं हुए बेटा? ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसलिए हमारे कैसे नंबर हो गए बेटा? इर्रेशनल नंबर हो गए। अब हम बेटा बात करते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, कि इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी क्या होगा? रिपीट होगा। देखते हैं एक सिंपल से एग्जांपल 0.10 100 10 एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा बेटा। देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो कभी खत्म होगा ना ही कभी क्या होगा? रिपीट होगा। आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लेना। √2 का जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन करके करोगे तो वही सिचुएशन होगी
कि ना तो वो कभी खत्म होगा ना ही कभी क्या होगा वो रिपीट होगा। अब बात करते हैं बेटा इसी के साथ हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की ओर बात कर लेते हैं, जो कि हमारा हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा दो प्रकार से होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बटे रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन बेटा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डेनोमिनेटर किस फॉर्म का हो, या तो 2 रेज टू दी पावर m और या फिर 5 रेज टू दी पावर m और बोथ, दोनों में से बेटा कोई भी हो। इन तीन सिचुएशन में से डेनोमिनेटर में कोई भी सिचुएशन मिल जाए तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और वो पक्का टर्मिनेटिंग होगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, 1/2 यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 1 है, करके देखो 0.5। मैंने लिखा 1/20, 20 मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ 2 रेज टू दी पावर 1 और 5 रेज टू दी पावर 1, मतलब 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। और इसको करके देखना, ये पक्का हमारे पास कैसा होगा बेटा, ये हमारे पास 100% कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा देखते हैं कि मैंने क्या लिखा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जब डेनोमिनेटर इस फॉर्म का ना हो, मतलब डेनोमिनेटर में इन दोनों को छोड़ के कुछ और आ जाए, मीन्स मैंने लिया 1/3, तो देखो बेटा 0.3333 एंड अप टू सो, ये रिपीट ही होता रहेगा, ये ना तो कभी खत्म होगा और ये हमेशा क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था, हमने इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा, 0.3 बार से। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, उस 1.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हमारा यही है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बताना बेटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर बेटा डेनोमिनेटर अगर 2 का या फिर 5 का फैक्टर है, 2 का या 5 का फैक्टर है, और अगर बेटा डेनोमिनेटर में 2 भी है और 5 है, फिर उसके अलावा भी कोई और नंबर आ जाता है, तो हमारा फिर हमारा टर्मिनेटिंग में नहीं जाएगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग में चला जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ वो 2 और 5 का ही फैक्टर है तो पक्का जाएगा किसमें, टर्मिनेटिंग में, अदरवाइज किसमें चला जाएगा बेटा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बटे रिपीटिंग में। ओके, तो बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हमारा इरेशनल नंबर से रिलेटेड हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें एक नंबर दिया गया होगा और उस नंबर को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। देखो बेटा, वैसे तो मैं इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने अभी बताया था कि मैं इस नंबर का √2 का डेसिमल एक्सपेंशन ले लूंगा, और डेसिमल एक्सपेंशन लेने के बाद मैं शो कर दूंगा कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही क्या है, रिपीटिंग है, तो मेरा आराम से इरेशनल हो गया। लेकिन नहीं, मेरे को यहाँ इरेशनल प्रूफ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। तो बेटा हम इसको प्रूव करेंगे किस मेथड से, कंट्राडिक्शन मेथड से। कैसे कि मैं इस नंबर को पहले क्या मान लूंगा कि ये इरेशनल ना होके ये नंबर कैसा बेटा, ये नंबर हमारा है रेशनल। तो उसके हिसाब से लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। अब सबको पता है बेटा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। तो यहां से डेफिनेशन से तो क्या मैं लिख सकता हूं, √2 = p/q, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं बेटा जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। p और q क्या हो, जहां पे हमारे इंटीजर्स हो और q ≠ 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, p और q की फॉर्म, p/q की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूं, क्या कि p and q are co-prime, p and q are a co-prime, मतलब co-prime नंबर कौन से होते हैं बेटा, वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कह लो या फिर HCF कह लो, वो क्या होता है बेटा, हमारा 1 होता है। तो उन नंबर्स को हम कैसे नंबर कहेंगे बेटा, उन्हें हम कहेंगे को-प्राइम नंबर्स। तो चलते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन को, जो कि मैंने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको स्क्वेयर करता हूँ दोनों तरफ। तो 2 = p²/q² लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। मैंने लिखा 2q² = p², तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं q² = p²/2,
तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ये पी स्क्वेयर है मेरा, कि जो मेरा क्यू स्क्वेयर है, देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने क्या कहा था कि पी और क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स है, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स है, इंटीजर्स हैं तो क्यू भी एक, देखो क्यू एक इंटीजर है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी तो बेटा एक इंटीजर ही होगा, इंटीजर होगा, और ये जो चीज है हमारी, ये हमारी इस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो ये चीज हमारी एक इंटीजर कब आएगी, जब ये टू इस पी स्क्वायर को क्या करेगा बेटा, पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां से क्या हो गया कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो गया, 2 से हो गया। अब एक बात हो बेटा, अगर हमारा किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होता है बेटा, वो नंबर भी उसी नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। करके देख लो, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, 36 किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर मान लीजिए मैं 6 को चेक करूंगा तो 6 भी हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से। तो देखो अगर मान लीजिए हमारा p इस 2 से डिवाइड, सॉरी इस p को ये 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 2m, m मतलब मल्टीपल, 2 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। मान लीजिए मैं 6 को डिवाइड करता हूं 2 से, 2 3 जा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 6 को, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 तो लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा नंबर है p, तो उसको किसी न किसी मल्टीपल पे 2 डिवाइड करेगा, तो इस 3 की जगह मैंने क्या ले लिया, एनी मल्टीपल m ले लिया। तो इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि मैं इस p की वैल्यू को यहाँ इस q स्क्वायर, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, और अब आ जाते हैं हम फ्रॉम 2 से। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह बेटा मैंने रखा 2m होल स्क्वायर एंड बाय 2, तो मीन्स 4m स्क्वायर बाय 2, 2 जा, तो मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब तो यही हुआ, एक मिनट, तो यहां से हमारा क्या है बेटा कि यहां से हमारा आया कि इस 2 ने, मैं दोबारा लिखता हूं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहां से क्या हुआ कि जैसे हमने पहले कहा था कि इस 2 ने किसको भी डिवाइड कर दिया, क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, और क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन हम तो क्या लेके चले, अब यहां देखेंगे, हम यहां आएंगे, हमने क्या लिया था कि p और q तो कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहाँ तो हमें इनका एक फैक्टर मिल गया, हमें इनका क्या फैक्टर मिल गया बेटा, यहाँ हमें 2 इनका फैक्टर मिल गया। तो जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि जब हमें एक 2 इनका फैक्टर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो मान के चले थे कि √2 कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है, तो हम जो लेके चले थे हम उससे उल्टा लेके आए हैं, तो क्या हुआ, सो बाय कंट्राडिक्शन √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो एक बार और इसको मेन सारी रिवाइज करते हैं। हम क्या लेके चले, इसको रेशनल लेके चले, p बाई क्यू की फॉर्म में रखा, p और q को हमने को प्राइम नंबर लिया जिनका HCF 1 होता है। स्क्वायर करने के बाद सिंपली मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि p स्क्वायर तो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमने उसको 2m के इक्वल ले लिया, किसी न किसी मल्टीपल m के इक्वल ले लिया, और फिर बाद में ये भी प्रूव कर दिया कि क्यू स्क्वायर भी उसी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब क्यू भी उसी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम तो उनको को प्राइम लेके चले थे। तो यहाँ से हमारी जो बात थी वो गलत सिद्ध होती है, और हमारा जो √2 है वो रेशनल ना होके कैसा नंबर हो गया बेटा, वो हो गया हमारा इरेशनल नंबर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।